Yesterday we had talked about different blood groups and what are the different antigens and antibodies present on different blood groups, how the antigen and antibodies interaction mark the difference or they can become donor or recipient of each other. कल हमने कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने की कोशिश की थी बच्चों। हाँ तान्या, गुड मॉर्निंग। हाँ आकांक्षा, बोलिए क्या बोलना है। सर ये फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन और ये सब सर कहाँ पे, और हेपरिन ये कहाँ पे मतलब बनता है कहाँ पे? ये क्वेश्चन नीट का है सर। लीवर। हिपेरिन मास्ट सेल में बनता है, बाकी जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं सब लीवर में बनते हैं। सर और ये भी क्वेश्चन था कि आरबीसी जो है वो मतलब स्टोर भी होता है स्प्लीन में और मरता भी है स्प्लीन में। हाँ हाँ, तो वो कैसे सर? हमको वो समझ में नहीं आ रहा है। मरता है तो उसको सेपरेट कैसे किया जाता है? अरे तुम पैदा भी मिट्टी से हुए हो, तुम मर भी जाके मिट्टी में मिल जाओगे। उसमें क्या है, स्प्लीन के पास स्टोरेज ऑफ आरबीसीज है और स्प्लीन के पास ऐसे सेल्स भी है जो आरबीसी जब अपने फाइनल एंडिंग पे पहुंचता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मरने का सेंस ये नहीं कि आरबीसी उसके अंदर आके मर रहा है, आरबीसी मर के उसके अंदर आ रहा है। जब उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब स्प्लीन में आता है वो। सर और एक और क्वेश्चन है सर, आरबीसी सर जितना ऊपर हम लोग जाते हैं आरबीसी का साइज क्यों बढ़ता है सर? जितना ऊपर मतलब एल्टीट्यूड में, मतलब जितना ग्राउंड से जितना हाइट पे जाते हैं हाँ हाँ तो एल्टीट्यूड में ना, हाँ तो वही ताकि तो हीमोग्लोबिन ज्यादा आपके अंदर है, आपके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है बॉडी का। अच्छा ठीक है सर। चलिए बच्चों, ठीक है। तो कल हमने बच्चों बात किया था कि किस तरीके से ए ब्लड ग्रुप बी से अलग है, बी वाला ए बी से अलग है और ओ वाला बाकी सबसे अलग है। तो सबका अपना अपना रेसिपिएंट है, सबका अपना अपना डोनर ग्रुप है बच्चों। यहाँ पर हमने ये चार्ट समझने की कोशिश की थी। तो बच्चों आप ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, बी वाला ब्लड ग्रुप ए को क्यों नहीं डोनेट कर सकता? एनीवन? बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को ब्लड क्यों नहीं दे सकता? ड्यू टू, ठीक है। सरवाइव कौन है भाई? सुरभि, अच्छा सॉरी, सोनिया। ओके ओके। हाँ आकांक्षा बताइए। सर क्योंकि बी का और ए का एंटीबॉडी और एंटीजन मैच कर जाता है, इसलिए वो नहीं दे सकता है एक दूसरे हाँ को। आकांक्षा ठीक है, सलोनी आपका भी ठीक है, गुड। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हैज द सेम थिंग, सबने सब यही बात बोली है और सही बोला है कि एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर जाएगा। अच्छा बच्चों, जिसमें एंटीजन नहीं होगा, अगर जिसमें एंटीजन ना हो, क्या वो सबको ब्लड दे सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है? एंटीजन का ना होना किस चीज का वो है? एंटीजन नहीं है तो वो सबको ब्लड दे पाएगा या ले पाएगा? याद रखिएगा, एंटीजन तब देखते हैं जब ब्लड जा रहा होता है किसी और में। सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है, दे पाएगा, ठीक है बच्चों, शाबाश। दे पाएगा, दे पाएगा, हाँ ठीक है, सभी बच्चे सही कह रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली ब्लड डोनेट कर पाएगा। और जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी वो क्या करेगा? जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं होंगी वो सबसे एक्सेप्ट कर पाएगा, ले पाएगा। हाँ आकांक्षा, कुछ कहना चाह रहे क्या आप? सबसे ले नहीं पाएगा, सर वो गलती से था, वो रिसीव कर पाएगा सर। अच्छा ठीक ठीक, सबसे ले पाएगा, गुड। अब बच्चों ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि जिसके पास एंटीजन नहीं होगा वो सबको ब्लड दे सकता है, जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी वो सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों?
क्योंकि एंटीबॉडी नहीं होने से वो अटैक नहीं कर पाएगा, और एंटीजन नहीं होने से उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में रखिएगा। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछ ले ओ सबसे ब्लड ले क्यों नहीं सकता, तो आप कहोगे कि ओ सबसे ब्लड इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ओ का एंटीबॉडी और जो जिससे वो ब्लड ले रहा है उसका एंटीजन मैच कर जाएगा, इस वजह से। और कोई अगर तुमसे पूछ ले कि ए बी सबको ब्लड दे क्यों नहीं सकता, तो आप कहोगे ए बी का एंटीजन और सबकी एंटीबॉडी मैच कर जाएंगी, इस वजह से। हाँ, ओके तान्या। सो बच्चों, इतना कंसेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को कल ही क्लियर करा दिया गया था। आज हम आरएच ग्रुपिंग पढ़ेंगे, और ये आरएच ग्रुपिंग आपको जिंदगी में काफी काम आने वाला है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझ समझ के पढ़िएगा, बिकॉज बिकॉज इट इज वेरी मच important फॉर each and everyone. So here we are going to begin with the topic. देखिए बच्चों, आरएच जो फैक्टर है, ये पहली बार एक बंदर में पाया गया था, इसका नाम था रिशस। रिशस मंकीज के अंदर पाया जाता है। तो आरएच आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एक और एंटीजन है। एक तो एंटीजन पहले से प्रेजेंट है जो ब्लड ग्रुप को वो कर रहा है। अगर उसके अलावा कोई और भी प्रोटीन है आरएच ब्लड के ऊपर, तो वो क्या है, इसका मतलब वो आरएच फैक्टर है। ठीक है, ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन को छोड़ करके कोई और भी फैक्टर प्रेजेंट है या कोई और भी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो समझ लीजिए क्या है वो आरएच फैक्टर है। तो जिसके पास ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं उसको हम पॉजिटिव ग्रुप बोलते हैं, और जिसके पास ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स नहीं होते हैं उसको हम नेगेटिव ग्रुप्स बोलते हैं। तो 80% ह्यूमंस के पास ये फैक्टर होता है, पाया जाता है। बहुत कम ही ढूंढने पे ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव होते हैं। अब मुझे कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता, नहीं नहीं, शेप उसका कुछ भी हो सकता है। इट डजंट हैव स्क्वायर शेप और लाइक लाइक दैट, आई एम जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि एंटीजन एक प्रोटीन है जिसका 3D शेप होता है, तो हम 3D यहाँ पे नहीं बना रहे। सो कहने का मतलब यही है कि आरएच पे एंटीजन है, आरएच प्लस पे एंटीजन है, और आरएच नेगेटिव पे एंटीजन नहीं है। इसके पास एंटीजन नहीं है, और आरएच पॉजिटिव पे एंटीजन है। अब बच्चों, अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जाएगा, लिसन, पॉजिटिव वाले को अगर हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप में दे देंगे, इसके पास एंटीजन है, इसके पास एंटीजन नहीं है, और दोनों के पास एंटीबॉडी है, तो बताओ नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा तो कोई खतरा है, या पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा तो कोई खतरा है? अभी तुम अपने एंटीजन एंटीबॉडी वाले सेंस से बताओ। सर खतरा है सर, ये तो पढ़े किसमें भी है। किसमें खतरा है? पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा तो, या नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा तो? सर पॉजिटिव निगेटिव में जाएगा तो खतरा है सर, उससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस भी होता है सर, ठीक ऐसा है, पढ़े थे। तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव में आएगा तो खतरा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के पास एंटीजन है, तो नेगेटिव के पास एंटीबॉडी है, इसका एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर जाएगा तो अटैक हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव के पास एंटीजन नहीं होता है, और पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी होती है। तो पॉजिटिव का एंटीबॉडी किसी नेगेटिव के एंटीजन पे अटैक नहीं कर सकता। तो बच्चों, कभी भी जैसे शादी वादी होती है लोगों में, तो शादी में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, घर द्वार, पैसा रुपया, लेवल, स्टेटस, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। ठीक है, लड़के के पास कितनी धनराशि है, लड़की के पास कितनी ब्यूटी है, ये आजकल सोशल फैक्टर्स है जो, या एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं। लेकिन जो चीज एक्चुअल में देखनी चाहिए वो कोई नहीं देखता, एंड दैट इज द हेल्थ कंडीशन। ब्लड ग्रुप बहुत कम लोग देखते हैं। हाँ, ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप बहुत कम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग कह रहे हैं, और अच्छी बात है अगर आप देखें तो, लेकिन देखना चाहिए। ब्लड ग्रुप ही नहीं, पूरा हेल्थ रिपोर्ट देखना चाहिए। क्या पता तुम्हारा भाई, जिसका जिससे शादी होने वाला हो, वो बाहर से फिजिकली फिट दिख रहा हो, अंदर से खत्म ही हो रहा हो, या ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे हो किसी बीमारी के, या कोई खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो। तो नहीं, आप रिपोर्ट देखेंगे, आपने तुक्के में शादी कर ली, और 2 साल बाद कहें कि यार बड़े अच्छे आदमी थे, बेचारे गुजर गए, या बड़े अच्छी लड़की थी चली गई,
तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। इसीलिए शादी से पहले कोई भी चीज मिलाने से पहले हेल्थ रिपोर्ट देखनी चाहिए। और इससे ये भी अच्छा है ना कि आपको भी पता चल जाएगा, जैसे आपके अंदर अगर कोई कमी भी है तो आपको पता चल जाएगा, यस वी हैव टू रिकवर दिस, पहले मुझे अपनी इस बीमारी से रिकवर करना है, उसके बाद इस बारे में सोचना है, ठीक है। और किसी की लाइफ भी नहीं बर्बाद होगी। पुलकित ने कहा, आप देखेंगे। अब इसमें ब्लड ग्रुप भी होता है बच्चों। अगर लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, एनी हाउ, तो यहां पर खतरा है। खतरा इस बात का है कि पॉजिटिव वाला अगर नेगेटिव में गया तो अटैक होगा, ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाएगा और मरने का खतरा होता है। लेकिन किसके, क्या कपल्स का आपस में ब्लड एक्सचेंज होता है? नहीं होता है, ठीक है। हाँ आकांक्षा, पता है, आपने ऑलरेडी बता दिया उस कंडीशंस को, बट अब मुझे मुझे एक बार एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। देखिए, खतरा जो होता है वो इस बात का है कि जब मेल का बच्चा, ठीक है, बच्चा जो फीमेल के अंदर पल रहा होता है, मैंने मेल का बच्चा बोला इसलिए क्योंकि उसके अंदर मेल का ब्लड ग्रुपिंग होने का या आरएच फैक्टर होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जो फीमेल है, क्योंकि ब्लड ग्रुप कहाँ से आया है? फादर से आया है, ओके। और जो फीमेल है उसका नेगेटिव है, हाँ। तो अब पॉजिटिव है मेल का और नेगेटिव है फीमेल का, जो बच्चा उसके अंदर पल रहा है, बच्ची भी हो सकती जो भी हो। तो सिंपली क्या होता है कि एक प्लेसेंटा के थ्रू अटैचमेंट हो जाता है, मदर और बेबी के अंदर एक पाइप होती है, ट्यूब होती है, उसके थ्रू क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट में लास्ट स्टेज में, एकदम लास्ट स्टेज में, ये पता चलता है मदर को कि मेरे बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। तो मदर की बॉडी अपने ही बच्चे को अटैक करने के लिए क्या बनाना शुरू कर देती है? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और उसको किल करने की तैयारी करती है। तो एंटीबॉडीज धीरे धीरे बन रहे होते हैं, लेकिन तब तक पहली डिलीवरी हो जाती है। लेकिन बच्चों, ऐसा कहा जाता है कई बार पहली डिलीवरी डिलीवरी में भी खतरा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है खतरा। तो दैट इज द कंडीशन। और दूसरा, अगर कभी बच्चा कभी भी आया तो एंटीबॉडीज बन के तैयार रहती हैं और वो अपने बच्चे को बनते के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। नहीं नहीं, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, आरएच फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, आप कभी भी शादी करें तो यह ध्यान रखिए कि लड़कियों का ग्रुप नेगेटिव ना हो, ठीक है। और नेगेटिव है तो उसकी शादी नेगेटिव वाले से ही हो, और अगर नेगेटिव की पॉजिटिव वाले से शादी हो भी रही है, ठीक है, तो पहले से बच्चे के मतलब डॉक्टर्स के साथ सजेशन लेके चलना चाहिए। हाँ विनीता, कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर तो बच्चा वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? मर जाएगा भाई, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो पंपिंग ही नहीं होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मदर और बेबी दोनों के रिस्क, जान को बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। हम्म। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि बच्चा जो है, ठीक है, पहला बच्चा तो नॉर्मल होगा, लेस और मोर 99%। दूसरे बच्चे में हेवी रिस्क होता है मदर और बच्चे दोनों की बॉडी, क्योंकि दूसरे बच्चे तक एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाती हैं और प्रिपेयर हो जाता है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी ये बात ध्यान रखना है कि नेगेटिव फीमेल का नहीं होना चाहिए, और अगर है नेगेटिव फीमेल का तो उसकी शादी किसी नेगेटिव वाले के साथ ही होनी चाहिए, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुप। एंड अगर पॉजिटिव है फीमेल का तो पॉजिटिव के साथ करे या नेगेटिव के साथ भी कर सकती है। तो फीमेल्स अगर पॉजिटिव है तो वो किसी भी मेल से शादी कर सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन फीमेल अगर नेगेटिव है तो उसको सिर्फ नेगेटिव से ही शादी करनी चाहिए। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से बचा जा सकता है। नहीं, तब नहीं होगी दिक्कत।
आरएच ग्रुपिंग एक बार और समझा दे। चलो ठीक है, बता देते हैं। हालांकि इसको आकांक्षा भी बता सकती है। आकांक्षा एक बार एक्सप्लेन करो तो पूरा। क्या सर? यही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस तब होता है जब किसी मेल का पॉजिटिव हो, मतलब ब्लड ग्रुप, और फीमेल का निगेटिव ब्लड ग्रुप हो, तो उसमें क्या होता है कि ऑस्मोटिक सैक जो होता है ना, जब फटता है तो दोनों का मैच कर जाता है ब्लड, और उससे मतलब बच्चे की मौत हो सकती है, मतलब हो जाती है। और पहले में उसका एंटीबॉडी तैयार नहीं रहता है, इसलिए उसमें कोई खतरा नहीं रहता है, और दूसरे वाले में लेकिन बन जाता है तो खतरा रहता है। और कुछ? ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव वाला, लिसन, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में गया तो खतरा है। अब बच्चा तो बाहर से आया है ना, मेल की बॉडी पहले से नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बच्चा कहाँ से आया है, बाहर से आया है, और बच्चे का पॉजिटिव है। बच्चे के पास क्या है, एंटीजन है, और मदर के पास क्या है, एंटीबॉडी बनेगी उसके लिए। तो मदर की बॉडी इसको अटैक कर देगी। लेकिन अगर मदर की बॉडी पॉजिटिव रहती तो इसके पास एंटीबॉडी रहती, और बाहर से अगर बच्चा आता और उसका नेगेटिव रहता, ठीक है, तो एंटीजन इसके पास तो है ही नहीं, तो अटैक नहीं होता। ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी भी याद रखिए, मेल का अगर नेगेटिव है और सॉरी, मेल का अगर पॉजिटिव है और फीमेल का अगर नेगेटिव है तो खतरा होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जाएगा तो अटैक होगा। यह अभी आप लोगों ने ही बताया कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव में जाता है तो खतरा होता है, और यही खतरा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के फॉर्म में नजर आता है बच्चों। बाकी और किसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, और किसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, बस यही एक कंडीशन अवॉइड करना चाहिए कि फीमेल का नेगेटिव ना हो और मेल का पॉजिटिव ना हो। ये एक कंडीशन अवॉइड कर दीजिए, बाकी सब कंडीशंस अलाउ है। ठीक है। अब मेल का नेगेटिव हो, फीमेल का पॉजिटिव हो, दोनों का नेगेटिव हो, ठीक है, या कुछ भी कंडीशन एक्स्ट्रा बन रही है, उसमें कोई खतरा नहीं है। सिर्फ यही एक खतरे वाली चीज है। बेबी के पास फाइट करने की एफिशिएंसी कैसे होगी भाई? आप बताओ, तुमको अगर ए ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, तुम्हारे अंदर उस ब्लड ग्रुप से फाइट करने की एफिशिएंसी है? फाइट तब होता है जब टाइम टेकन हो। ब्लड क्लॉट तो तुरंत हो जाएगा। फाइट किससे करोगे, कितनी देर तक करोगे? ये बेबी ही कैसे करेगा? हाँ पुलकित, क्या पूछे हो तुम? सर फिर से ऐसा कहीं ज्यादातर सुनने को नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों का पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, और अगर किसी का मान लो नेगेटिव पॉजिटिव है भी तो वो लोग जल्दी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। भाई ऐसे मैटर्स कौन आजकल खुल के बात करता है? एक मिनट। हाँ, एक मिनट। जी विनीता बताइए। सर वो तो मेरे भी पेरेंट्स थे, मतलब मेरे पापा का पॉजिटिव और मम्मी का नेगेटिव है। हाँ हाँ, तो आप अकेले हैं ना? नो सर, मेरा भाई भी है, उसका पॉजिटिव और मेरा ओ नेगेटिव है। आपका क्या है? ओ नेगेटिव। नेगेटिव है, और भाई का क्या है? पॉजिटिव है ओ। वो पॉजिटिव है, और पापा का क्या है? सर पॉजिटिव ओ। ठीक है, और मम्मी का? और मम्मी का ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव है। आपके कंडीशन में कोई रिएक्शन हुई ही नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव थी। ठीक है, तो यस सर। नेगेटिव के लिए नेगेटिव का कोई कुछ नहीं बना। ठीक है, ऐसा यस बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है कि बच्चे के अंदर मदर का आरएच ग्रुप चला जाए। ठीक है, आपके अंदर चला गया। ठीक है, तो आपके अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप चला गया, नेगेटिव आरएच ग्रुपिंग चली गई, जिसकी वजह से आपके मदर ने आपके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाई। लेकिन ये जो आपका भाई हुआ है, इस कंडीशन में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब अगर कोई भी अगला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ कभी भी, तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है, इन लोगों ने पहले आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है क्योंकि चेक कराया गया है। यस सर। ठीक है, ओके।
यस सर। अगर ऐसी कंडीशन है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई दो पॉजिटिव वाले ही होते, दो बच्चे, ठीक है, तो ये एक साइंस का चमत्कार ही कहते थे डॉक्टर्स। हाँ जी, डॉक्टर्स अगर डॉक्टर्स के उसमें होता तो डॉक्टर कंटिन्यूअसली इम्यूनो सप्रेसेंट देते। इम्यूनो सप्रेसेंट वो होते हैं जो एंटीबॉडी नहीं बनने देते, तो उस कंडीशन में हो सकता था, ठीक है। लेकिन उसको डॉक्टर रेगुलर क्या करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, तो एट दैट कंडीशन दिस थिंग्स आर पॉसिबल। ओके विनीता। सो फिर भी ठीक है, डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली मना किया होगा फिर दूसरे चाइल्ड के लिए, क्योंकि बहुत रिस्क होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट देने से भी बहुत रिस्क होता है। यस सर, मतलब जो थर्ड वाला था मतलब वो नहीं नहीं रहा। हाँ, तो आपने पूरी बात नहीं बताई ना, सो दैट इज द थिंग। इम्यूनो सप्रेसेंट जो होता है बेसिकली क्या करता है, वो इम्यूनिटी को ही दबा देता है, और इम्यूनिटी को दबाता है तो फिर बच्चे में भी इम्यूनिटी कम होती है और मदर के अंदर भी बहुत कम इम्यूनिटी पाई जाती है, तो यहाँ पर खतरा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्क्लोजिंग दिस टॉपिक। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए अब। विनीता कुछ पूछना है, ऐसे ही हैंड रेज है। ठीक है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ लेते हैं, प्रोसेस उसका पढ़ लेते हैं, और उसके बाद बस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक है। जी आकांक्षा बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं? सर सर ये कभी कभी किसी किसी के मतलब अंदर ये बीमारी होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो हाँ सर हाँ, हाँ तो उस बीमारी को सर क्या कहते हैं उसको? हेमोफीलिया। अच्छा सर, तो उसमें क्या होता है, क्यों नहीं जमता है सर, इसका कोई क्लॉटिंग रीजन तो फैक्टर्स बोले। लैक होने की वजह से, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से 2-3 क्लॉटिंग फैक्टर्स लैक हो जाते हैं, वो जेनेटिकल ज्यादा होता है, वो जीन अच्छा। ही लैक कर जाता है जो क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, ठीक है सर, बाय। ब्लड क्लॉटिंग एक मैकेनिज्म है जो आपको इंजरी से प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्ट करती है। अगर आपका कहीं पे भी इंजरी हो गया है जहां पर आपके ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए हैं, तो आपका ब्लड ज्यादा बाहर ना बहने पाए, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड का कंटेंट है वो लिमिटेड है और उसको फ्लो भी करना है। तो अगर ज्यादा ब्लड का फ्लो हो जाएगा एक जगह से, तो ऑब्वियसली पूरे बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला बॉडी की प्रायोरिटी चोट लगने पर यही होती है। चोट तो एक जगह पर लगी है ना, वो जगह आज नहीं तो कल भर जाएगा, लेकिन अगर ब्लड कम हो गया अचानक से, तो ब्लड की वजह से वो हो जाता है। तो ज्यादातर इंजरी में जो लोग मर जाते हैं वो ज्यादा ब्लड के निकलने की वजह से मरते हैं। पूरे फर्स्ट एड में सबसे पहले आप लोग को यही सिखाया जाता होगा कि किसी भी तरह खून को रोकना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी ने भी अपनी एक नेचुरल मैकेनिज्म ग्रो की है, जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, या कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। किस तरह से होता है ये हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से परफॉर्म होता है इसके अंदर। सो वी आर हैविंग सर्टेन प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये वाले मेथड से बता दूं या अपने तरीके से बता दूं? देखो, ब्रेन में क्लॉट होना या बॉडी के अंदर क्लॉट होना, दैट इज अनदर थिंग। ब्रेन में ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है कभी कभी, या बॉडी के अंदर भी कभी कभी खून के थक्के जम जाते हैं। ये एक तरीके का कह सकते हैं हम लोग कि वहां पर हेपेरिन जो है इनएक्टिव हो जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के कारण। तो बताइए किस मेथड से बता दे, अपने वाले से या इस चार्ट से? सर ब्रेन में सॉरी, ब्रेन में जब ब्लड क्लॉट होता है तो हेपरीन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, आपने बताया। हेपरीन को मतलब एयर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना, ऐसा है? हाँ, नहीं करना चाहिए। अच्छा तो ये सर एटमॉस्फेयर में हेपेरिन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है इन जनरल केस। अच्छा सर, अच्छा ये बताइए सर, ये जो डॉक्टर्स वगैरह जो है सुई देते हैं सर, तो उसमें वो क्या करते हैं कि पूरा मतलब एयर को बाहर निकाल देते हैं सुई देने टाइम सर, तो
सर उसमें का हवा निकाल देते ताकि वहां का हेपरिन जो हो डैमेज ना हो, ऐसा करके। तो वहां पे सर सर कभी कभी देखते हैं कि फूल जाता है सर, रेड हो जाता है वहां पे, मतलब सुई लेने टाइम। सर क्यों होता है सर, उसका कोई रीजन होगा? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं वहां पर, और साथ साथ लिम्फेटिक टिश्यूज अगल बगल के उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाती हैं। जब ज्यादा खतरनाक या बड़ी सुई लेते हैं आप, ठीक है, सुई का भी एक लिमिट होता है, बहुत एक पतला माइन्यूट शार्प सुई होता है सिरिंज, और एक होता है थोड़ा सा थिक होता है। तो थिक वाला सुई लेते हैं ना, वहां पर ये स्वेलिंग्स आती हैं। वो सर तो आपके आप सर तो आप पढ़ाए हैं कि सर मतलब एयर अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो मतलब वहां एयर, पे सुनिए सुनिए सुनिए, एयर बॉडी के अंदर जाना एक अलग कंडीशन है, एयर किस मतलब कंडीशन में जा रहा है वो एक अलग चीज है। हाँ तो हिपेरिन डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर के आती है, वहां पर वो क्या हो जाती है, इनएक्टिव होती है। हाँ तो ठीक है। वहां वहां पे भी तो कांटेक्ट में आती है, मतलब कभी कभी सुई में गलती हो जाता आप है सर। बताइए, आप बताइए कहाँ पर हिपेरिन एयर के कांटेक्ट में नहीं है फिर? आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, बॉडी बॉडी के अंदर तो नहीं ना होगा सर? कहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है बताइए? उसी ब्लड में हिपेरिन भी है, उसी ब्लड में ऑक्सीजन भी है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, एकदम ये सब ऐसा ही खास। हिपेरिन को एज सच जनरल एयर इनएक्टिव नहीं करती है। ठीक है, ऐसी जो सिर्फ ऑक्सीजन हो या इसका कंसंट्रेशन कम हो, उसको कंप्लीट एयर जो होता है उसका एक फिजिकल इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन, जो कि बॉडी के बाहर हो, बॉडी के अंदर जब तक है वो, ठीक है, उसको एक्टिव रखा जाता है। जैसे बच्चे ने पूछा ब्रेन ब्रेन में क्लॉट हो गया, तुम गिर जाओगे कहीं पर, चोट लग जाएगा, तो चोट लगने से अंदर भी डैमेज होता है टिश्यू। जब अंदर टिश्यू डैमेज हुआ है वहां पे ब्लड क्लॉट होता है। कई बार ब्लड क्लॉट इतना बढ़ जाता है कि वो ट्यूमर बन सकता है, या फिर वो ब्लड वेसल्स को रोक सकता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग कभी कभी इंजरी की वजह से भी होती है। हम्म। और ओके। ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा बढ़ जाने से क्या होता है सर, कौन सा वो ब्लड बीमारी होता है? क्लॉटिंग बढ़ने से, देखिए, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाने से बेसिकली ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते हैं। ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने से आपके ब्लड वेसल्स के फटने का चांस रहता है, या हार्ट का डैमेज होने का चांस होता है तो उसको मैक्सिमम। उसको क्या कहते हैं सर, उस बीमारी को? उस बीमारी को कार्डियक अरेस्ट कर सकते हैं, या ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग कह सकते हैं। हाँ स्नेहा, कुछ कहना चाह रही हैं आप? यस सर। बोलिए। सर हम लोगों ने जो कोवैक्सीन ली, जो हम्म हम हमारे लिए अभी आई थी अंडर हम्म एज के लिए, सर उसमें मतलब या कोई भी जो भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगी है, हाँ। उसमें सबसे पहले हाथों में पेन होना शुरू हो जाता है, जिस रीजन पे वो लगा है वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है, वो हम्म, क्यों? हम्म। देखिए, अगेन टिश्यू रिएक्शंस होते हैं वहां पर। ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि जब भी आपको कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, कोई भी इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो इंजेक्शन तीन तरह का होता है। एक होता है वेन्स में लगा के छोड़ दिया जाता है, तो वेन्स में जो लगाया जाता है वहां पर डैमेज नहीं होता। एक होता है मसल्स के अंदर दिया जाता है, जब मसल्स के अंदर कोई चीज इंप्लांट की जाती है ना, वहां पे होती है दिक्कत। ठीक है, क्योंकि मसल्स के अंदर जब आप कोई चीज देते हो तो बहुत डीप में एम्बेडेड करते हो, तो मसल्स क्या हो जाती है, एक तरीके से वो रिपेयर होनी शुरू हो जाती है वहां की जो डैमेज हुई है। तो जितने भी उससे एसोसिएटेड मसल्स होते हैं, सब क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो अपने आप को रिकवर करने के चक्कर में ये काम करते हैं। कभी कभी कोई कोई केस ब्रेन डेड हो जाता है, हाँ हो जाता है बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं अपने मेथड से बताता हूँ। ओके, ठीक है बच्चे, तो कहने का मतलब यही है कि हाँ, अगर तुम्हारे टिश्यू के अंदर एयर का कंपोजिशन ज्यादा हो गया है, तो सम टाइम इट हैपेंस कि आपके एयर बबल्स को वहां पर निकाला जाता है, ताकि हिपेरिन इनएक्टिव ना हो, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। हाँ, हार्ट अटैक कोगुलेशन की वजह से भी हो सकता है, और बेसिकली वहाँ जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें किसी तरह के क्लॉट होने की वजह से हो सकता है, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का, आपके क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का लैक होना, हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन का लैक हो जाना। तो बच्चों, अब मैं ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक्स। हम अभी वो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम वो पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे, हार्ट अटैक अरेस्ट सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ब्लड क्लॉट पढ़ते हैं। जब भी कहीं चोट लगती है बच्चों, जब भी कहीं चोट लगती है, तो वहां पर दो तरह के प्लेटलेट्स होते हैं, दो तरह के प्लेटलेट्स होते हैं। एक होता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन,
एक होता है ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरली क्या होता है, इनएक्टिव होता है जब तक चोट ना लगे आपको। ठीक है, जैसे ही आपको किसी एरिया में चोट लग जाती है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। किसके साथ मिक्स हो जाता है? ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिक्स हो जाता है और एक क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। और एक क्या बनाता है बच्चों, एंजाइम बनाता है। दैट एंजाइम इज नोन एज thrombokinase, and this thrombokinase basically converts, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन जैसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो थ्रोम्बिन आगे जाके किसको कन्वर्ट करता है? अच्छा, इसमें कैल्शियम लगता है बच्चों, इसमें कैल्शियम लगता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने टाइम। थ्रोम्बिन जाके फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि इतने सारे नाम कैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ एक एक करके। फिब्रिन जाके एक प्लग बनाता है, नेट प्लग, जाली की तरह स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? नेट प्लग कहते हैं। इसमें ब्लड के मोटे मोटे पार्टिकल्स आके ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रैपिंग की जाती है ब्लड के सॉलिड मैटर्स की, जिसकी वजह से नेट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और नेट क्लोज होने से जो सबसे पहला जो क्लॉट बनता है बच्चों, ठीक है, उसको हम स्कम कहते हैं। और वो स्कम को अगर आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो फिर सॉलिड हो जाता है, उसको हम फिर क्लॉट कहते हैं। स्कम और क्लॉट बनने के लिए एक फैक्टर की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत होती है, उसको हम FSF बोलते हैं, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब मैं एक एक करके समझाता हूं इसको। देखो बच्चों, ये पूरी थ्योरी ही क्या कही जाती है? एंजाइम कैस्केड थ्योरी कही जाती है, क्योंकि इसमें एक स्टेप चल रहा है तो वो दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा चल रहा है वो तीसरे को एक्टिवेट कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, मान लो मेरे हाथ में यहाँ पे चोट लगी, तो जो टिश्यू के अंदर मेरे थ्रोम्बोप्लास्टिन था, ठीक है, वो क्या हो गया? इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो गया चोट लगने की वजह से, ठीक है, और ब्लड इसमें से निकलने लगा। तो टिश्यू और ब्लड का दोनों का थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल गए, और जैसे ही ये दोनों मिले, हमारी क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो क्लॉटिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? जब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल जाते हैं। कब मिलेंगे? जब टिश्यू डैमेज होगा, इतना डैमेज होगा कि ब्लड टिश्यू से निकलने लगे, तब ये दोनों मिल जाते हैं। और जैसे ही मिलते हैं, ये अपने थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज, अब आपके इसमें प्लाज्मा में दो प्रोटीन्स थे, एक फिब्रिनोजेन था जो आपको बताया गया था, फिब्रिनोजेन के साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, ठीक है, जो बहुत स्लाइट अमाउंट में होता है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन बनता किससे है बच्चों? विटामिन के की हेल्प से बनाया जाता है। कहां पर? लीवर में। जी आकांक्षा, बताना चाह रही, कुछ पूछना चाह रही क्या? चलिए ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें एक्टिवेट किया जाता है? इनटू थ्रोम्बिन, बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम। और ये थ्रोम्बिन आगे जाके किसको एक्टिवेट करता है? फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन। अब इस पिक्चर का असली हीरो यही है, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। बाकी सब तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। असली काम जो करेगा रेस्क्यू करने का, बचाने का आपको, वो फाइब्रिन ही करेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए आप लोग, सिंपली फिब्रिनोजेन जब एक्टिवेट हुआ तो उसको पता है कि अब मेरे आगे कोई नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना है। तो फिब्रिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रिन क्या होता है बच्चों? बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। कई सारे थ्रेड्स आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? अराइज कर देते हैं। और जैसे ही ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां पर आपको चोट लगी है उस पूरे एरिया में, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम नेट प्लग कहते हैं। अब ब्लड क्या होता है? उसमें से नेट में से पास होता है।
तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो तो पास हो रहा होता है, लेकिन जो सॉलिड पार्ट्स हैं जैसे न्यूट्रिएंट हैं, आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, या कोई अदर सॉलिड पार्ट है, वो सब उस नेट में ट्रैप हो रहे होते हैं। अब तुम बताओ बच्चों, एक कोई नाली है, सपोज दैट आपके घर से बाहर बहने वाली कोई एक नाली है जो बिल्कुल मेश शेप में है, इस शेप में है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अब उसमें से पानी और कूड़ा सब जा रहा है, कूड़ा अगर जाके फंस रहा है उसमें, तो क्या पानी अब आगे जाएगा? एनीवन? अक्सर नहाते टाइम ऐसा होता है कि जो पानी जाने वाला होता है उसमें कई बार बाल या कई अदर मतलब जो होते गंदगी फंस जाती है, तो उसमें से फिर पानी नहीं जाता, पानी वहां पे जम जाता है, फिर वो स्विमिंग पूल बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो नेट है उसको सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स ने क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। तो अब आपका, हाँ बच्चों, अब आपका सारा का सारा नेट प्लग को ब्लड के अंदर प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स ने क्या कर लिया है? अटैच कर लिया। अब अंदर का लिक्विड बाहर नहीं आ पाता है, अब अंदर का लिक्विड बाहर नहीं आ पाता है। तो अब आपको ये जो नेट प्लग और सॉलिड मैटर्स उसमें फंसे हुए हैं, बड़े स्पॉन्जी से फील होते हैं। जब देखो चोट लगती है, चोट लगने के बाद जो पहला ब्लड क्लॉट बनता है वो बिल्कुल रेडिश कलर का होता है और छूने में थोड़ा सा स्पॉन्जी फील होता है, ना वो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड होता है, ठीक है, और आराम से निकालने पे निकल भी जाता है। तो जैसे आप निकालोगे ना उसको, तो पूरा नेट प्लग ही निकल जाता है, फिर से खून बहने लगता है। ऐसा आप सब ने कभी ना कभी किया होगा बचपन में। बचपन में क्या क्या पता अभी भी करते हो आप लोग, चोट लगी तो हल्का सा जो पहला ब्लड क्लॉट बनता है आप लोगों का रेडिश कलर का, उसको मन किया ये भाई ये मैंने निकाल दिया, और फिर खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को लगता है कि यार ये हमने क्लॉट निकाला, नहीं वो क्लॉट नहीं है, वो था स्कम था, वो नेट प्लग और उसमें फंसे हुए मैटर्स थे जिन्होंने फिलहाल टेम्पोररी आपके ब्लड के फ्लो को क्या कर दिया है? रोक दिया है। लेकिन आप सबने उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया, अब फिर से बेचारा ब्लड अपना नेट प्लग बनाता है, ये एक्टिवेशन फिर से होता है, फिर से थ्रोम्बोकाइनेज आता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करता है, फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में करता है, तब जाके फिर नेट प्लग बनता है और फिर ट्रैपिंग होती है, फिर आप उसको उजाड़ देते हो, ठीक है, आप नहीं सुधरते। ब्लैक क्यों हो जाते हैं? क्या चीज? एक मिनट, अभी भी करते हैं। ब्लैक क्यों हो जाते हैं? क्या चीज पुलकित? क्या ब्लैक? अच्छा वो जो कलर है, मैं अभी बता रहा हूँ इस, अभी हमको स्कम समझना है। स्कम एकदम रेडिश कलर का होता है और स्पॉन्जी होता है, लेकिन बॉडी को पता है कि ये स्कम जो है ये आप कभी भी निकाल सकते हैं, आप नहीं भी निकालेंगे। अगर मान लो आप चल रहे हो और हल्का सा किसी चीज से रगड़ खा गया, फ्रिक्शन लग गया, या किसी चीज से हल्का सा वो टच भी हो गया, तो वो स्कम निकल सकता है। तो अब वहां पर एक प्रोटीन आता है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, एक मिनट आकांक्षा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं उसको हम लोग। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो होता है ये क्या करता है? सिंपली स्कम को हार्ड करता है। यही वजह होती है कि वो क्लॉट जो अभी रेडिश कलर का था, स्पॉन्जी था, अब वो एकदम सॉलिड हो जाता है और वो ब्लैकिश इन कलर हो जाता है। अब आप देखोगे उसको निकालने की भी कोशिश करोगे तो जल्दी नहीं निकलता है, ठीक है, फिर आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ती है और बहुत पेन सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो अटैच हो गया तुम्हारे स्किन से एकदम प्रॉपरली, तो अब तुमको मेहनत पड़ेगी। हाँ आकांक्षा बोलिए। सर आपने बताया कि जो विटामिन के है वो हेल्प मतलब एक्टिव करता है नहीं, प्रोथ्रोम्बिन को। एक्टिव नहीं करता, बनाने में हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन को। अच्छा, बनाने एक्टिव में। बनाने में हेल्प करता है, हाँ। एक्टिव एक्टिव तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलके कराते हैं ना इसको। थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम। ठीक है सर, ये हाँ पूछना स्नेहा आप बताइए क्या कह रही हैं? सर कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारा जो स्कम पहले रीसेंट रीसेंट में स्कम बना होता है हमारा, हम्म उसको हम अगर थोड़ा ज्यादा देर पानी में रख दें, हाथ हमारा या हम्म जहां पर भी चोट लगा है वो वाइटिश कलर का हो जाता है। हाँ तो देखो वो तो आपका ऑस्मोसिस हो गया ना उस रीजन में। एक सर जगह स्कम हो एक गया। जगह बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्कम के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, पानी बाहर से अंदर मूव कर गया उस एरिया में, रीजन में, ठीक है, ओके। जिससे ब्लड स्लाइटली कम हो जाएगा। जी आकांक्षा बताइए, फिर से कुछ कहना चाह रही हैं क्या?
फिर कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर विटामिन के ज्यादा हो जाने से सर क्या होता है सर? किसी भी विटामिन के ज्यादा होने से बच्चे आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। किसी भी विटामिन के ज्यादा होने से आपकी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में ओवर रिएक्ट करने लगती है। ठीक है? अब मान लो तुम्हारे बॉडी में ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन बन गया, मान लीजिए विटामिन के तो बनाएगा, वो प्रोथ्रोम्बिन ज्यादा बना दिया तो ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, तो जहां पर अननेसेसरीली वो हिपैरिन को परेशान करेंगे ना, फिर जहां पर हिपैरिन थोड़ा बहुत कम है ये लोग जाके कोशिश करेंगे कि वहां क्लॉट करा दें हम। तो कुछ तो होता होगा ना सर, एक ब्लड और वेसल्स फटने का चांसेस रहता है ना सर? इसका ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसको फटने का चांसेस रहता है ना जब भी उसमें? क्लॉट बनेगा तो जब भी क्लॉट बनेगा बच्चों, तो ब्लड वेसल्स के फटने का चांस होगा, लेकिन वो क्लॉट इंटरनल होना चाहिए। देखिए बच्चों, हाँ जब ये दोनों इंटरनल। मिलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होने के साथ साथ हिपैरिन को इनएक्टिवेट भी किया जाता है। ये पॉइंट मैं बोलना भूल गया था कि यहाँ पर हिपैरिन को इनएक्टिवेट भी किया जाता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हिपैरिन आके बीच में उसको डिस्टर्ब ना करे, तो उस रीजन में हिपैरिन को बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो वो तो खुद से हो जाता है ना सर, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो खुद हो जाएगा वहां का। खुद होने का मतलब एक है ना कि देखो, बॉडी में कुछ भी खुद ब खुद नहीं हो रही, बॉडी करवा रही है ऐसा। हम्म। ठीक है? सर और सर, तो सर कोई बीमारी होता होगा ना सर विटामिन के ज्यादा हो जाने से? सर ब्लास्ट करता है तो उसको, सर कोई बीमारी ऐसा करके था, याद नहीं आ रहा। विटामिन ए, एक बच्चा ए बोल रहा है कोई, एक मिनट। विटामिन ए ज्यादा होने से क्या हो? सर के। पुलकित ने विटामिन ए पूछा है। विटामिन के बोला ना, विटामिन के ज्यादा होने से फिर वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में मतलब एक्सेसिबिलिटी करेगा। तो सर विटामिन बीमारी। ए ज्यादा हो जाने, देखो विटामिन की बेसिक आपको जो पढ़ना था वो विटामिन की कमी पढ़ना है। ठीक है? ज्यादा ज्यादा हो जाना इज समथिंग कई बार गुड भी है आपके लिए। ठीक है? और ज्यादा हो जाने से बॉडी क्या करती है, उसको रिमूव आउट कर देती है। ज्यादा सर होने एक का प्रोसीजर है। क्वेश्चन आया हुआ है सर नीट में सर, कौन सा विटामिन क्वेश्चन? विटामिन के हो ज्यादा हो जाने से मतलब कौन सा बीमारी होता है विटामिन के? ज्यादा हो जाने से? अच्छा, आप भेजिएगा जरा मुझे वो क्वेश्चन। हाँ स्क्रीनशॉट मार के भेजेंगे। हाँ, मैं ठीक है। देखता हूँ। वैसे ब्लड क्लॉटिंग को वो प्रमोट कराता है, विटामिन के। बीमारी विटामिन के में देखिए देखते हैं पहले हम। लीवर, जॉइंटिस तो नहीं है? सर हेमरेज है सर, हेमरेज। हेमरेज? करेक्ट ऑप्शन दिया, हेमरेज। हेमरेज इज टाइप ऑफ क्लॉट आल्सो। तो ऑब्वियसली यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ क्लॉटिंग ना। ब्रेन हेमरेज भी क्या है? ब्रेन में ब्लड का क्लॉट है, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाना, खून का थक्का जम जाना। ठीक है? किसी भी तरह का क्लॉटिंग फैक्टर आपको दिख जाए टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर, तो समझ लीजिए विटामिन के एक्सेसिबिलिटी से है। बट ये नीट में पूछा गया है, दैट इज समथिंग एल्स। ये बच्चों समझ में आ गया है? ये आप लोग को कैस्केड थ्योरी, एंजाइम कैस्केड थ्योरी समझ में आ गई आप लोग को? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेज which converts prothrombin into thrombin, and thrombin further converts fibrinogen into fibrin, and finally you will get all the factors. अब बच्चों मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स लिखवा दूं कि ना लिखवाऊं आप लोग? सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, हालांकि अब नहीं पूछा जाता है, बट ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मिनट। लिखवाता हूँ, बस एक मिनट रुक जाइए आप लोग।
इसका एक्चुअली स्लाइड में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड निकाल लेता हूँ इसका, क्लॉटिंग फैक्टर्स का। All clotting factors has been given. मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ये वीडियो आने लगा। हाँ, ओके, now we have downloaded as such. बस 1 मिनट रुक जाइए बच्चों। कोई डायग्राम कॉपी नहीं हो रहा है एकदम से। चलो ठीक है, मैं इसी को दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये ऐसे ही खुला है, ये कॉपी हो ही नहीं रहा है, बट आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को। नहीं विजिबल होने से बता दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ये क्या है? आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ही क्या करते हैं? ब्लड के क्लॉट होने में हेल्प करते हैं, जिसमें कि 6 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? अननोन है। 6 नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर अननोन है, बाकी सब के सब क्या होते हैं? नोन होते हैं। देखिए 6 नंबर दिया ही नहीं गया है, तो टोटल 13 होते हैं, लेकिन जो फंक्शनल होते हैं वो 12 ही होते हैं, क्योंकि छठा नंबर वाला जो है वो क्या है? वो नहीं होता। अब बच्चों, इसको रटने के लिए एक न्यूमोनिक्स बता दें आप लोग को। हाँ बोलो तो बता दे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मतलब याद करना चाहते हो? ठीक है बच्चों, तो एक न्यूमोनिक्स लिख लो तुम लोग। लिखिए, फिट पैंट, ओ सॉरी, फिट पैंट, फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज अमेरिकन शर्ट, लूज अमेरिकन शर्ट, प्रीटी हैंकी, finished. So class, this is the mnemonics to remember all the names of 13 clotting factors. F represent, listen, F represent fibrinogen, P represent prothrombin, T represent tissue thromboplastin, C represent calcium, L represent level factor, and within the loose only, loose में ही जो S है, S रिप्रेजेंट स्टेबल फैक्टर। तो लूज में दो चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं, लेबल एंड स्टेबल। इसी तरह अमेरिकन में भी दो चीजें होंगी। ए रिप्रेजेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, वेयर एज अमेरिकन में जो सी है, सी रिप्रेजेंट क्रिसमस फैक्टर। ठीक है। इंसर्ट एस रिप्रेजेंट स्टुअर्ट प्रॉर फैक्टर, प्रीटी में पी जो है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, हैंकी में एच जो है वह हैक्समैन फैक्टर, एंड फाइनली फिनिश्ड में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और शायद आप लोग को न्यूमोनिक्स याद हो जाए। न्यूमोनिक्स बहुत टफ नहीं है, थोड़ा टाइम लगा था बनाने में, लेकिन अच्छा है, इजी है। समझ में आया बच्चों? न्यूमोनिक्स समझ में आ गया कैसे अरेंज करना है आपको? चलिए ठीक है, तो मैंने सबके नीचे अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये आप मत पूछिए ये क्रिसमस फैक्टर क्या है या हैगमैन्स फैक्टर क्या है,
ये सब फैक्टर्स प्रोटीन है जो कि लीवर में सिंथेसाइज होते हैं और जाके आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत छोटे छोटे रोल्स इनके हैं, किस कुछ के बहुत ज्यादा बड़े रोल हैं। तो मतलब इन सब के बिना क्लॉटिंग नहीं हो पाए, इन सब का रोल है। और इन सब में आपको पढ़ना किसका किसका रोल है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग का मैंने बताया, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का बताया, प्लाज्मा मतलब ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का बताया, कैल्शियम का बताया, प्रोथ्रोम्बिन का, फिब्रिनोजेन का बता दिया। ठीक है, बस इतना ही बताया। ठीक है, तो इतने इन सब का रोल बड़ा बड़ा है। ओके, बाकी सब क्या है, बाकी सब छोटे छोटे क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। तो शैल वी मूव फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत टाइम इसमें ही चला गया हम लोग का। अगर सब बच्चों ने लिख लिया हो तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं फिर इसको हटाऊं। 7 बच्चों ने, 8 बच्चों ने। क्यों भाई, बाकी बच्चे क्यों नहीं लिखे? स्क्रीनशॉट ही ले लेते, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाता। हालांकि मैं नोट्स भेज दूंगा, लेकिन फिर भी लिख लेना चाहिए। चलो ठीक है, हो गया सबका बच्चों, गुड। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए। लेट मी कम टू अवर टॉपिक, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ओके बच्चों, हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड का आपके अंदर किस तरह कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से पंपिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पर ब्लड जा रहा है, किस चीज के हेल्प से जा रहा है। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है आपके अंदर ब्लड का रेगुलेट होने का। ठीक है, कि ब्लड को कौन पंप करेगा, कौन कैरी करेगा, कहाँ कैरी करेगा, कहाँ से लेके आएगा, ये क्या कहलाता है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं इसको हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर मतलब कॉर्डेट्स के अंदर ज्यादा डेवलप्ड होता है और इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कम डेवलप होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपको अजीबोगरीब चीज देखने को मिलती है। जैसे अर्थवॉर्म के अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिल जाएगा। इसी तरह ऑक्टोपस के अंदर आप देखेंगे या क्रस्टेशियंस के अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उनका ब्लड नीला होता है और नीले ब्लड में आयरन की जगह कॉपर होता है। ठीक है, तो कॉपर वाला जो ब्लड होता है बच्चों, उसके अंदर ऑक्सीजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, वो ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं आपके मुकाबले। तो सोचिए वो ज्यादा एडवांटेजियस हो गए ना। तो ऑक्टोपस को अगर ब्लड देखा जाए, या कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मॉलस्क की एक पूरी कैटेगरी ही है जिसमें ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का पाया जाता है। सो ये कॉपर की वजह से है और कॉपर की एफिशिएंसी आयरन के मुकाबले ज्यादा है ऑक्सीजन को कैरी करने की। ओपन और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने ऑलरेडी क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था पहले ही दिन। So I'm not going to discuss again the same thing, open circulatory system and closed circulatory system. I hopefully I can hope from you guys that you guys have the clear understanding of open and closed circulatory system. एनिमल्स में ब्लड की ग्रुपिंग जनरली नहीं होती है। चिंपैंजी के अंदर 2 ब्लड ग्रुप्स देखे गए हैं, इसीलिए आपके सबसे क्लोजेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्लोजेस्ट एंसेस्टर या क्लोजेस्ट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। देखो बच्चों, ये कुछ क्या है फर्क है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन स्पेस में ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, जिसको हम साइनसेस कहेंगे। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ट्यूब के अंदर करेगा, जिसको हम ब्लड वेसल्स कहेंगे। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में टिश्यू ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और क्लोज वाले में ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में टिश्यू नहीं आएंगे। ठीक है, ओपन वाले में ब्लड का फ्लो स्लो होगा और क्लोज वाले में बहुत तेज होगा, क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो कराया जाता है कैपिलरी एक्शन बना करके। ठीक है, और क्या चीज है डिफरेंस, एक्सचेंज। देखिए, न्यूट्रिएंट और गैस का एक्सचेंज जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड और टिश्यू के साथ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरी वॉल के थ्रू होगा।
और टिश्यू फ्लूइड्स के बीच में होगा। टिश्यू अपना सब कुछ टिश्यू फ्लूइड को दे देते हैं, और ब्लड अपना सब कुछ कैपिलरी को दे देता है, और ये कैपिलरी वॉल और टिश्यू मिलकर के इंटरचेंज करते हैं आपस में सब्सटेंस को, और फिर डिफरेंट डिफरेंट अपने पोर्शंस पे चले जाते हैं। सबको पता है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत नहीं पता है वो मैं अभी मतलब जब ब्लड वेसल्स पढ़ाऊंगा वहां पर समझा दूंगा। ये देख लेते हैं डिफरेंस। लेस एफिशिएंट होता है, क्लोज वाला मोर एफिशिएंट होता है। ओपन वाला इनवर्टिब्रेट्स में ज्यादा पाया जाता है, क्लोज वाला जो होता है कुछ एकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है, और कुछ मॉलस्क के अंदर अर्थवर्म एनालिड्स में पाया जाता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में सब में पाया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इनके अंदर होते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर होते हैं, सेल्स नहीं होते, आरबीसी नहीं होते। ये मैंने जब अर्थफॉर्म बताया था उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि इनके अंदर अगर कोई कलर पाया जा रहा है तो पिगमेंट की वजह से होगा, और पिगमेंट कहाँ पर पाया जाएगा, इनके प्लाज्मा में पाया जाएगा। लेकिन हमारे अंदर अगर कोई पिगमेंट पाया जा रहा है तो हमारे अंदर प्लाज्मा में नहीं पाया जाएगा, बल्कि आरबीसी के अंदर पाया जाएगा, तो हमारा आरबीसी में पिगमेंट पाया जाता है। दो बच्चों ने कुछ पूछा, अर्थवर्म में कैसा सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन होता है। ओके ओके, ठीक है। अब ये टॉपिक पढ़ना है, आर्टरीज वेन्स, कैपिलरीज क्यों नहीं दिया है इसमें। चलो मैं कैपिलरीज बता देता हूँ। बच्चों देखो ये समझ लो, ये बहुत जरूरी है कि जो आपका ब्लड फ्लो होता है वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है। एक इनको हम ब्लड वेसल्स के नाम पे जानते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, कुछ नहीं भी दिए गए होंगे तो भी देखते हैं, डिस्कस किया जाएगा हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ। हाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, आर्टरीज का काम क्या है बच्चों, हार्ट से ब्लड को लेकर के जाना ऑर्गन तक, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन तक लेकर के जाने का काम आर्टरीज का होता है, जबकि बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लाने का काम हमेशा किसका होता है, वेन्स का होता है, ठीक है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो जर्क और ग्रेट प्रेशर के थ्रू होता है, ठीक है, मतलब धक्का दे दे के आर्टरीज में ब्लड बह रहे होते हैं, और वेन्स में बड़ी स्मूथली कंटिन्यूअस फ्लो, आराम से बहे जा रहे हैं बहे जा रहे हैं, इस तरह का होता है। आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक आर्टरी है जो नहीं करती है, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह वेन्स भी ज्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। आर्टरीज का ल्यूमेन मतलब अंदर की खाली जगह जिसमें ब्लड को फ्लो होना है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ताकि कैपिलरी एक्शन अच्छा बने। और ल्यूमेन्स जो होते हैं वेन्स के, वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वेन्स को ब्लड को ज्यादा अमाउंट में बहुत सारी जगहों से कलेक्ट करना होता है, इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, तो ल्यूमेन थोड़ा सा क्या होता है, इलार्ज होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलेक्शन इजीली हो जाता है। आर्टरीज में कोई वॉल्व्स नहीं होते, मतलब ब्लड एक कंटिन्यूअस फ्लो करेगा, ठीक है, बीच में कहीं रुकेगा नहीं। ऐसे ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स के बीच में वॉल्व्स नहीं होंगे, ब्लड फ्लो करता रहेगा, लेकिन वेन्स में वॉल्व्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि वेन्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना होता है, तो वेन्स में जब ब्लड आ रहा होता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर का ब्लड कहीं फिर से ग्रेविटी के चक्कर में नीचे ना आ जाए, तो तुरंत क्या होता है, वॉल्व इसको बंद कर देते हैं ताकि जो ब्लड ऊपर पहुंच गया वो ऊपर ही रहे, ठीक है। फिर जब प्रेशर नीचे से आता है फिर ये वॉल्व्स खुल जाते हैं, ब्लड को और ऊपर पहुंचाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, इसलिए ताकि ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर मूव भी कर रहा है तो भी ब्लड के फ्लो में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर डीप सीटेड, दे आर यूजिंग, मतलब ये जो होते हैं, जैसे आपको अगर इंजेक्शंस देने होते हैं तो वेन्स में दिए जाते हैं, इंट्रावेनस, क्योंकि ये आपके बिल्कुल, ये आर्टरीज जल्दी नहीं मिलते हैं, ये अंदर टिश्यू में एकदम बिल्कुल एम्बेडेड होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, जबकि वेन्स ऊपर ही दिख जाते हैं आपको। तो वेन्स आर सुपरफिशियल, दे आर डीप सीटेड।
इनकी जो वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल आर्टरीज की, वो इलास्टिक होती हैं, थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। और जबकि वेन्स की जो होती हैं नॉन इलास्टिक होती हैं, बिल्कुल थिन होती हैं, कोलैप्सिबल होती हैं। सॉरी, ये नॉन कोलैप्सिबल होता है आर्टरी थिकनेस की वजह से, और वेन्स अपनी थिनिंग की वजह से कोलैप्सिबल, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो सकता है पतला होने की वजह से। अब बच्चों एक और चीज जो आप लोग को यहाँ पर कोटिंग्स के बारे में देख लीजिए। तीनों लेयर्स दिए गए हैं। लेयर्स के नाम नहीं दिए गए, मैं बता देता हूं। ऊपर वाले का नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, मिडिल वाले का नाम ट्यूनिका मीडियाई होता है, और अंदर वाले का नाम ट्यूनिका इंटरना होता है। ट्यूनिका इंटरना होता है बच्चों, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडियाई और इंटरना, तीन लेयर्स होती हैं जो ब्लड वेसल्स को बनाती हैं, जिसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना किसमें थिक होगा, आर्टरीज में, और किसमें थिन होगा, वेन्स में। ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ल्यूमेन किसका बड़ा होगा, ल्यूमेन वेन का बड़ा होगा और आर्टरीज का छोटा होगा। ये पॉइंट्स अगर समझ में आ गए हो बच्चों, हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं कैपिलरीज समझा सकूं अब, क्योंकि वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट्स आपके सामने ही है, कोई ऐसा सच बात नहीं लिखा है जो आपको घबराने वाली हो कि यार ये क्या पॉइंट आ गया अचानक से। आपको जर्क का मतलब पता है, क्या कैरी कर रहा है इसका मतलब भी पता है, ल्यूमेन का मतलब भी आपको पता है, वॉल्व्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों ने कई बार मतलब आपको बताया गया है, ठीक है। डीप सीटेड बता ही दिया, वॉल्व्स इलास्टिक है, ठीक है, ये भी बता दिया, कोलैप्सिबल ना, ठीक है। आपको लेस और मोर सबके बारे में पता है। कैपिलरीज सुन लीजिए बच्चों बहुत ध्यान से, और कोशिश कीजिएगा लिखने की भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है तो आपको हो सकता है। सर लेयर का नाम एक बार और, लेयर ऊपर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली लेयर ट्यूनिका मीडियाई, और अंदर वाली लेयर सबसे इनर लेयर ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। चलिए मैं आंसर में, क्या आंसर, ब्रेन में जो ब्लड जाता है, ब्रेन के अंदर कोई ब्लड नहीं जाता है, ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जाता है। ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्लड का सारा न्यूट्रिएंट या कंटेंट लेकर के जाता है। हाँ ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो पूछना है तो आप, कोई बात नहीं। हाँ पुलकित, कुछ पूछना है क्या? हाँ बताओ, मैंने किया अनम्यूट। सर हमको पूछना था कि ब्रेन में जो ब्लड जाता है, मतलब कि ऊपर के साइड जो ब्लड जाता है हार्ट से, उसमें वॉल्व की जरूरत नहीं होती है? उसमें किसकी जरूरत, वॉल्व, वॉल्व की जरूरत पूछ रहे हो? यस सर, वॉल्व नहीं की नहीं, कभी भी जरूरत कहीं नहीं। पे भी ब्रेन, कहीं पे भी अगर ब्लड जा रहा है तो वॉल्व की जरूरत नहीं होगी। हार्ट के ऊपर के साइड में अगेंस्ट द नहीं ग्रेविटी नहीं, वो भी तो कभी नहीं मूव करता है जाएगा। ना? अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है तो हार्ट का प्रेशर भी तो है। हार्ट ने अचानक से प्रेशर दिया, तो तुम मान लो यहाँ पर एक पतली सी पाइप ऊपर लगा लो और यहाँ से खूब तेज प्रेशर मारो, तो पाइप अपने आप वो लेके चला जाएगा ब्लड को, या पानी अगर रखोगे तो पानी भी चला जाएगा। हार्ट का प्रेशर भी तो है नीचे की तरफ से। तो आर्टरीज को दिक्कत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि हार्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस टाइम, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, इस वर्ड पे, प्रेशर जब ज्यादा होगा तो वॉल्व वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी चीजें हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द कैपिलरीज। कैपिलरीज, वेन्स में कौन सी लेयर एब्सेंट होती है? कोई लेयर एब्सेंट नहीं होती है बच्चे, कोई भी लेयर एब्सेंट नहीं होती है। हाँ थोड़ी थिन हो सकती है, बट तीनों लेयर्स दोनों में होती है। एक्सटर्ना, मीडियाई, इंटरना तीनों में होंगी, मतलब दोनों में होंगी। कैपिलरीज में सिर्फ एक ही लेयर होती है और उसका नाम है एंडोथीलियम। अब सुनते जाइए लिखते जाइए, सिर्फ एक लेयर होती है एंडोथीलियम। यही वजह है कैपिलरीज सबसे ज्यादा थिन होती है।
सबसे ज्यादा पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, सबसे ज्यादा थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज क्या है? ब्रिज है, किसका? आर्टरीज और वेन्स का। मतलब आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। बॉडी में कोई भी एक्सचेंज होना है, गैस का हो, न्यूट्रिएंट का हो, आयन का हो, सॉल्ट का हो, कोई भी चीज ब्लड के अंदर आना है या जाना है, सब कहां से होगा? कैपिलरीज से होगा। किसी भी तरह का एक्सचेंज हो, ठीक है। कैपिलरीज आर्टरीज वेन्स की तरह ऐसे नहीं होती कि बहुत कम क्वांटिटी। कैपिलरीज हमेशा जहां पर भी होंगी बहुत ज्यादा होंगी, वाइड स्प्रेड होंगी, हाईली ब्रांच्ड होंगी। हाईली क्या होंगी? ब्रांच्ड होंगी। कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैरी करती हैं, क्योंकि इंटरचेंज कराना होता है इनको। तो ऑक्सीजनेटेड को टिश्यू को दे देती हैं और डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू से ले सकती हैं। और क्या बता दें कैपिलरीज के बारे में? कैपिलरीज का ल्यूमेन बहुत ही पतला होता है। कैपिलरीज वहां पर जा सकती हैं जहां पर आर्टरीज और वेन्स नहीं जा सकती, मतलब टिश्यूज के डीपेस्ट पार्ट में ये जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं। और बस जहां पे भी रहती है नेटवर्क बना के रहती है, मतलब अच्छा खासा ब्रांचिंग और नेटवर्क क्रिएट करके रहती है। ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट बहुत है कैपिलरीज के बारे में। स्किन में भी होती, हाँ हर जगह होंगी, हर जगह ब्लड कैपिलरीज होंगी, ठीक है। क्योंकि स्किन में आर्टरी अगर आ रही है तो आर्टरी डायरेक्ट वेन को अपना ब्लड नहीं देगी, कैपिलरीज के थ्रू ही देगी। इससे रिलेटेड एक और सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, उसको होपफुली हम लोग कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ना है इसके बारे में डिटेल। कल हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कराने की कोशिश करेंगे, हो गया तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कल के बाद खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिपीट, मैं ये कह रहा हूं कि आर्टरीज जो भी ब्लड लेकर के जाएंगी वो बिना कैपिलरीज के हुए वेन्स में नहीं आएगा। तो स्किन में भी अगर आर्टरी ब्लड लेके जा रही है तो वो कैपिलरीज के थ्रू ही वेन्स में आएंगी। कैपिलरीज जो होती हैं एक और सिस्टम को इवॉल्व करती हैं, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ये हमारा कल का टॉपिक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। कैपिलरीज को एक बार और रिपीट करते हैं। कैपिलरीज सिंगल लेयर होती हैं, एंडोथेलियम सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज वेन्स को कनेक्ट करती हैं, जहां पर भी होती हैं वाइड स्प्रेड होती हैं, हाईली ब्रांच्ड होती हैं, एक्सचेंज का काम करती हैं ये। और क्या बोला था मैंने? और दोनों चीज कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैरी करती हैं अपने अंदर। हाँ, कैपिलरीज से ही लिम्फ बाहर आता है और वापस वेन्स में चला जाता है, ये मैं कल बताऊंगा आप लोग को। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट फॉर टुडे।